नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी सर्वे का। इसमें सर्वे और एग्जिट पोल जो आए हैं 2 दिन पहले के, पूरे देश में जो है बहस का हिस्सा बना हुआ है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल यानी कल जो है एग्जिट पोल होने वाला है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि आएंगे तो मोदी जी ही। पहले से ही नारा लग रहा था आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज देखते हुए जो है काफ़ी लोगों में घबराहट थी। खासकर एनडीए में तो ज़्यादा ही घबराहट थी कि आखिर में हो क्या रहा है, ये वोट आखिर में किसके पड़ रहे हैं। परसेंटेज कम होना मतलब कि बहुत कुछ मायने रखता है इसका। लेकिन जो सर्वे जब आया इसका एग्जिट पोल आया तो सब जो है विपक्ष जो है काफ़ी टेंशन में आ गई है। विपक्ष अभी भी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कल है दूध का दूध पानी के पानी तो हो जाएगा। लेकिन ये क्या है सर्वे, क्या है एग्जिट पोल, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार इसका हम भी बहस का हिस्सा बने हुए थे। 6 महीने से हम लगातार तर्क लगा रहे थे कि किसको कहाँ से कितनी सीट मिल रही है, किसको कहाँ से कितनी सीट पिछड़ रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, खासकर महाराष्ट्र के बारे में। तो हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानते हैं कि जो एग्जिट पोल आया हुआ है ये कितना सही है, कितना 4 तारीख को जो रिजल्ट जो है कितना सही दिखाएगा। मिश्रा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब की बार 400 पार इसमें एग्जिट पोल में कई जगह दिखाई दे रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा एनडीए को 401 भी आ सकती है। मैंने आज तक देखा था, उसमें भी दिखा रहा था। तो क्या लगता है कि 400 पार हो सकता है? ये बहस का हिस्सा है। और खासकर एनडीए जो है लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारते हुए दिख रही है। मोदी जी की करिश्मा कितनी चल सकती है कल? देखिए, जैसा कि शुरू से ही ये कहा जाता रहा कि ये लोकसभा का चुनाव जो है 2014 और 2019 की तरह नहीं हुआ, यह तय दिख भी रहा था। मतदाताओं में ऐसी कोई वेव इस तरह की नहीं दिख रही थी कि किसी के समर्थन में बहुत बड़ी लहर चल रही है या विरोध में ही मोदी जी की लहर चल रही थी, ये भी नहीं दिख रहा था। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल का अपने अपने तरीके से लोगों ने लगाया है, अध्ययन किया है, अच्छा अध्ययन किया है, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अब विपक्ष जो है बहुत परेशान हो चुका है और उसने ये जो एग्जिट पोल देखा और बिफर चुके हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि कुछ घंटे की बात है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। लेकिन जिस तरीके से इस एग्जिट पोल पे पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा चलनी शुरू हुई। हालांकि एग्जिट पोल देखिए, हर एग्जिट पोल लगभग मोदी जी को बहुमत में दिखा रहा था। तीसरी बार प्रधानमंत्री वो होने वाले हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप देख रहे थे कि ये चुनाव जो है इसी तर्क पे लड़ा गया था कि मोदी जी के समर्थन और मोदी जी के विरोध में। ये पूरा का पूरा चुनाव शुरू से ही ये था कि हाँ, मोदी जी से कुछ लोग नाराज भी थे या बीजेपी से जो लोग नाराज थे वो, लेकिन जो अगर उतरा है वोटर भले नाराज रहा, लेकिन उसने विकल्प देखा और विकल्प में मोदी जी भारी नजर आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उधर उस तरफ गया है। और एक बात और बता दूं, कुछ अच्छे जो इसके जो राजनीति के जानकार रहे या चुनाव विश्लेषक हैं, उनका नाम नहीं, कई लोगों ने ये सही कहा कि देखिए मतदान का जो प्रतिशत है ना, वो 10% से ज्यादा का अंतर दिखाई दिया है बहुत जगहों पे। तो इसलिए सीटें ज्यादा की संख्या में, देखिए जहां 2-3% का अंतर आता है ना, तो वहां ये लगता है कि तो जो मतदान का प्रतिशत जो लोगों ने सर्वे किया है, मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि जिन्होंने सर्वे किया उसमें उनको लगा कि भाई ये 10% का अंतर आ रहा है, 1-2% का अंतर आए तो यह है। आपको एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का देता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार भी लोगों ने 60 से 70 के बीच में या 55, और वहीं विपक्ष कह रहा है कि 40 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने 2019 में देखा था सपा बसपा का गठबंधन जो था। इस बार सपा बसपा का बिल्कुल गठबंधन नहीं है। इसके बावजूद भी एक जानकारी आपको मैं दे दूं, मुझे जहां तक पता चला है कि बीजेपी के वोटों की संख्या प्रतिशत कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। वोट का प्रतिशत जो 49 से बीजेपी 45 पे आई है, लगभग 45% के वोटों का ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को वोट का प्रतिशत कम होगा और इनको 37% के करीब वोट मिल सकते हैं, सपा और कांग्रेस गठबंधन। लेकिन इसमें यह नहीं अंतर लोग देखते हैं कि पिछली बार सपा बसपा अलग थी, उसके वोट जो है सपा के वोट तो बसपा को ट्रांसफर हुआ था, तब ट्रांसफर, लेकिन बसपा के वोट बहुत जगह सपा को ट्रांसफर नहीं हुए थे। इसीलिए सपा को 10 सीटें मिली थी और बसपा को 10 सीटें मिली और सपा को 5 सीटों पर संतोष। इसमें सपा का, अब
सपा जो है 2.5% वोट कांग्रेस का है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही, तो कांग्रेस उनके वोट बढ़ बढ़ के 40% के ऊपर नहीं जा रहे हैं जी। और वो जो बसपा के उम्मीदवार, इस बार बसपा ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार या 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो जहां उनके उम्मीदवार खड़े गए तो वो जो वोट है वो वोट उनको गया होगा ना, बसपा के जो कैडर वोट हैं तो उनको गया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे अंदाज जिन्होंने उस तरीके का लगाया था विपक्ष ने, वो फेल हुआ है और इसलिए ये लग रहा है कि वहां जो है सीटें, हाँ बात महाराष्ट्र की अब आपसे कर लें। महाराष्ट्र में तो देखिए राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बटा हुआ था, बदला हुआ था, 6 पार्टियां लड़ी हैं, थोड़े कंफ्यूजन थे जरूर, लेकिन यहां भी आप देखेंगे तो कांग्रेस और यूबीटी और वो ये जो विशेष वर्ग मुस्लिम वर्ग का वोट है, ये कहा जाता है कि एक गट्ठा वोट जो है इनकी तरफ गया है, बिल्कुल गया है, उसमें संदेह नहीं नजर आता। लेकिन बाकी जो हिंदू वोटों का बीच बंटवारा, हर जगह हिंदू वोटों का उतना बंटवारा नहीं हो। अब जैसे जहां बीजेपी है और जहां उद्धव की पार्टी नहीं है, तो वहां जो हिंदू वोटों का उतना बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी फायदे में दिख रही है। बीजेपी की आप देखिएगा 28 सीटों पे लड़ा है, तो वो 20-22 सीटें गिरते गिरते 20-22 सीटें लेके आएंगे वो, इसलिए क्योंकि वो यूबीटी से उनका डायरेक्ट मुकाबला नहीं हुआ, तो वहां हिंदू वोट या जो कंसोलिडेटेड वोट है वहां पे डिवाइड उस तरह की नहीं। हाँ कहीं कहीं इसलिए कहा जा रहा है कि माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी के वो कम होगा। क्यों कम होगा, उसका अंदाज इसी तरह पे लगाया गया है कि यूबीटी और शिवसेना, दो शिवसेना में आपस में लड़ाई हुई है और और ऐसी लड़ाई में क्या हुआ है कि वो वहां हिंदू वोटों का डिवाइड हो गया, डिवाइडेशन हुआ है। तो जो शिवसेना के वोट जो हैं कट्टर वोट और ऐसे वोट फ्लक्चुएशन हुए, तो इस तरह का गणित है। लेकिन ये नहीं है कि जिस तरीके का बताया जा रहा है, मेरा अंदाज है कि महाराष्ट्र में 28 से 32 सीटें महायुति को मिलेंगी। हाँ निस्संदेह फायदा होगा वहां उनका, मेरे अंदाज से। लेकिन जिस तरह से एनडीए में 41 सीट था उसमें तो नुकसान ही दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सा है, स्वाभाविक सा। इसलिए हमने कहा कि ना कि कहीं कहीं जो है वो कंसोलिडेटेड वोट जो है उनको मिले हैं, उद्धव ठाकरे को मिले हैं या कांग्रेस को मिले हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार यहां इस तरह की हुई, लेकिन और अन्य स्टेट में इस तरह की स्थिति उतनी नहीं है। अब देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही हुआ है और उनके वोटों का अंतर जो है 10% से ज्यादा है। मतलब वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कम है बीजेपी की अपेक्षा। कुछ सीटों पर जहां 5-7% का स्ट्राइक रेट है, वही सीटें खतरे में बताई जा रही हैं। उन्हीं सीटों पर यह है कि ये सीटें खतरे में है, ये सीटें फंसी हुई है। तो वो जब सीटें फंसी हुई तो आप 10% निकाल दीजिए वहां वो सीटें, तो 10% जब आप निकाल देते हैं तो ठीक है, निकाल दिए 30 सीट निकाल दिए, 30 सीटें वहां निकाल दीजिए। 10% सीटें अगर बीजेपी की 300 में से 30 घट गई तो 270, लेकिन बीजेपी 50 सीटों का जहां गेन कर रही है जैसे बताया जा रहा है, मुझे उतना नहीं लग रहा है, लेकिन बंगाल में कह रहे हैं पूरी तरह गेन कर रही है, उड़ीसा गेन कर रही है, इवन कर्नाटक में कम हो रहा है, इवन आप देखिए छत्तीसगढ़ में गेन ही कर रही है और तेलंगाना में गेन कर रही है। तो इससे 40-50 सीटों का बीजेपी गेन कर रही है। तो जब बीजेपी वैसे 320 तक पहुंचती है अगर इस तरह का करंट चलता है तो, और उसके जो सहयोगी दल है वो भी 60-70, तो 400 के नजदीक बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी आधार पर एग्जिट पोल है मुझे जहां तक लगता है। तो इस तरह का ये एग्जिट पोल जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा एग्जिट पोल में। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ मराठी अखबार हो या चैनल हो, उन्होंने दिखाया है कि महागठबंधन को कम सीटें मिलेंगी और जो है ये जो महायुति को, सॉरी महागठबंधन को जो है कम सीटें मिलने वाली महायुति को, और जो है एमबीए को ज्यादा सीटें। मुझे उसमें बहुत ज्यादा तथ्य नजर नहीं आता। हाँ ये है कि उन्होंने लड़ाई अच्छी है, आधा आधा हो सकता है। महाराष्ट्र का पिक्चर बदली होगा सर्वे के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र का पिक्चर कुछ कम हो बेश 10% की ही बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने भी बहुत लोग 32 का 37 किए हैं, 38 किए हैं, 40 भी कुछ लोगों ने दिखाया है पिछली बार का कि महाराष्ट्र में 40 महायुति। मुझे नहीं लगता कि 40 मिलेंगे, क्योंकि मुंबई, आप मुंबई ठाणे की ही चर्चा कर लीजिए, मुंबई में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली कि महायुति बीजेपी और शिवसेना ने बहुत अच्छी लड़ाई दिखी तो नहीं, लेकिन अंडर करंट देखिए 5-10% का वोटों का कभी कभी सवाल मोदी का है। जहां मोदी का, जैसे अब ठाणे सीट को लेकर ही चर्चा हुई कि ठाणे सीट पे, लेकिन ठाणे सीट पे अंतर कितना था, मोदी के नाम पे वोट पड़े हैं और जब लोग निकले हैं, भले बहुत जगहों पे उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी, लेकिन मोदी को लेकर ये चुनाव मोदी को सामने रखकर लड़ा गया है। तो जब मोदी को सामने रख के लड़ा गया है तो निस्संदेह मोदी जो हैं ऊंचे दिखाई देते हैं। मैं योगेंद्र यादव
जी का एक शब्द उपयोग करना चाहता हूं, बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं इस समय विपक्ष में। उन्होंने कहा कुछ जैसे पानी में जो डूबे हुए थे, जो मीनारें पानी में डूबी हुई थी, वो कुछ नजर आने लगी है। वही कांग्रेस जो डूबी हुई थी तो उसकी मीनारें कुछ नजर आने लगी है विपक्ष की, तो मीनारें दिखाई दे रही है। ये नहीं है कि वो उठ के एकदम दिखाई दे रही है। वो मोदी के सामने अभी भी काफी अंतर है। तो इन अंतरों का इसी आधार पर देखिए लगाया गया है। अब कल आ ही जाएगा। हम आप अब तक आज चर्चा कर रहे हैं, कल तो पिक्चर क्लियर ही होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रिजल्ट आएगा, ये तो असंभव सी बात नजर आ रही है। देखा जाए तो 2019 का भी हमने एग्जिट पोल देखा था, 2014 का भी एग्जिट पोल जिस तरह से देखा था जी, तो करीब ऐसा तो नहीं लगता कि 10-20% के आगे ऊपर करके बिल्कुल कुछ अलग दिखाई दे जाए। बिल्कुल देखिए, चुनाव होते हैं, जिस चरण में चुनाव हुए उसके पहले भी लोगों से एग्जिट पोल वाले बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, हम पत्रकार हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, लोगों से, हाँ, उसके बाद चर्चा करते हैं, लोग जाते हैं। फिर शुरू में तो देखिए ऐसा लगा कि नहीं वाकई में नाराजगी दिख रही है, और फिर धीरे धीरे नाराजगी कम होती गई। अब जो भी मतदाता अगर मतदान केंद्र तक पहुंचा तो उसने पढ़ा लिखा मतदाता या और वो मतदाता जो पिछली बार बीजेपी को जिसने वोट दिया था वो पहुंचा, तो नाराजगी भले थी, लेकिन वो नाराजगी जो है, नाराजगी तो हुई, लेकिन बोले मेरे पास विकल्प क्या है भाई, मोदी हैं तो मोदी के नाम पे दे। वो मोदी को नहीं हटाना चाहते, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में या मजबूत देश के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये चीजें दिखाई दी हैं, उसके आधार पर ही अंदाजा लगाया गया है। तो हम क्या आंकड़ा मांग चले, हम हमारा एग्जिट पोल क्या दिखाया? हमारा एग्जिट पोल तो मैंने इसके पहले भी आपसे कल परसों चर्चा की। मुझे लगता है कि 28 से 32 के बीच में ये महायुति की सीटें निश्चित रूप से रहेंगी। मतलब नीचे गिरते 28 सीटें। तो महाराष्ट्र की बात है, हम देश की बात करें, देश की बात देखिए, एनडीए मतलब मेरा जहां तक अंदाजा है 350 से 350 तक तो निश्चित रहेगी। 370 की बात हो रही है, वो अलग मुद्दा है कि 370 मिल जाएगा एनडीए को। उसी आधार पर मोदी जी ने कहा था 370 बीजेपी आएगी या 400 प्लस जो है। नहीं, लेकिन ठीक है, अगर ये आता है तो ये तो एक रिकॉर्ड होगा। 1984 के बाद जो इंदिरा की मौत के बाद जो देश में लहर चली थी, तो उस तरह की तो लहर बिल्कुल नहीं दिखाई देती। इस बार विपक्ष भी देर से ही सही थोड़ा सक्रिय जरूर हुआ था, जागा जरूर था। लेकिन ये है कि बीजेपी की भी प्लानिंग अपने आप में, अब जैसे कुछ स्टेट में उनकी जो प्लानिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है। वो मतलब 2019 से ही उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, जैसे बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए और आंध्रा और दक्षिण भारत में देखिए बोल रहे हैं कि कमल खिल सकता है दक्षिण भारत में। तो ये सारी चीजें हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है और उनके गणित में भी कोई कमी नहीं है, तो उसी के आधार पर लगाया गया है। बाकी विपक्ष का तो अब सामने कल आ ही जाएगा। अब जो कुछ भी विपक्ष को कहना हो, जो सत्ता पक्ष को कहना, उनके लिए तो खुले हुए हैं ये रास्ते। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम जो भी कुछ कहेंगे अब कल कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं आज की जो हमारा एग्जिट पोल है, जो मुद्दा भारत का एग्जिट पोल जो पिछले 6 महीने चला आ रहा है, हम ये कह रहे थे कि एनडीए जो है 350 प्लस आएगी और बीजेपी 300 प्लस आएगी, ये मान के हम चल रहे हैं। तो इसका रिजल्ट हम जो कल देखेंगे। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपका भी क्या एग्जिट पोल है आप लोगों का, वो भी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।